जिंदगी में कामयाबी सबका ख्वाब होता है। ये कामयाबी कैसे हासिल होती है? सबसे कामयाब रास्ता ये है कि कामयाब लोगों को रोल मॉडल बनाएं, उनकी जद्दोजहद और तजुर्बे से सीखें, उनको क्या मुश्किलात पेश आईं और वो उनसे कैसे निकले, रुकावटें कैसे दूर होती हैं, कामयाब लोगों की जिंदगी बताती हैं। गोंदल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक अलहाज अफजल गोंदल ने इंतहाई गुर्बत से उठकर कैसे गैर मामूली कामयाबी हासिल की, कैसी जद्दोजहद और किन खूबियों ने उन्हें मुल्क का बड़ा सनतकार बना दिया, उनकी जिंदगी की कहानी एक बलबला खेज कहानी है। आइए सुनते हैं। जो बच्चे रिज़्क़ हलाल से पलते हैं उनकी मंजिलें अल्लाह ताला की ज़ात ने अच्छी रखी होती है, वो कभी उनको शिकस्तगी या ज़वाल नहीं आता। लोग टाट पे बैठते थे, बल्कि टाट भी बांग्लादेश से आते थे, वो फटे होते थे, बाज़ औक़ात तो टाट नहीं मिलते थे, बोरी घर से लेके जाते थे, उसके अंदर ही बस्ता होता था और उसी में से किताबें निकाल के, जो चीज़ निकाल के उसको ऊपर रख लेते, बोरी नीचे रखते थे, उस पर पढ़ते थे, फिर उसी को झाड़ के बोरी को उसमें किताबें डाल के वो चीज़ें वापस ले आते थे। घर में फटे कपड़े होते थे, कपड़े बाद का तो तहमत होता था, उसको काटते थे तो उसको कहते हैं, दूसरी तरफ सिलाई करते कहते हैं अंडे डालना, फिर उसको वहाँ से घिस जाता था, फिर उसको दोबारा वापस करना दूसरी तरफ, उधर से कुछ टुकड़ा निकाल देना, उसको कहते हैं पड़ंदे करना, पड़ंदे डालना। अंधे पड़ंदे डाल के कपड़े पहने, फटे हुए कपड़ों से, मैले कपड़ों से, कभी धोने के लिए भी कोई निज़ाम इस तरह का नहीं होता था। देहातों में वो सोटे के साथ औरतें धोती थी, साबुन भी देसी साबुन होते थे, उसी से नहाते थे, वो आँखों में लगते थे, इतने को चुभते थे बहुत ज़्यादा। मुझे अच्छी तरह याद है कि एक दफ़ा वालदा मुझे नहला रही थी, वो मेरी आँखों में साबुन चुभ रहा था, तो कम उम्र था, वो मैं कह रहा था बड़ा चुभता है मेरी आँखों में, तो अम्मा ने कहा कि आपको मैं खुशबू वाला साबुन लेके दूँगी अगर आप रोज़ाना खुद नहा के जाओगे तो। और मेरी ज़िंदगी गुजर गई है, मैं सवेरे सवेरे, गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, बरसात हो, कोई सख्त से सख्त मौसम हो, मैंने लाजमी फजर को नहाना होता है। मैं रसूल कॉलेज से आया तो वालिद साहब हल चला रहे थे बैलों के पीछे, मुझे 50 रुपये की ज़रूरत थी, 45 रुपये मैं वजीफ़ा लेके आया था, तो वो 50 रुपये लेने के लिए मैं बन्ने के ऊपर खड़ा हो गया। जब उन्होंने मुझे देखा तो उनको समझ तो आ गई कि ये पैसे लेने आया है, तो मैं खड़ा रहा बड़ी देर तक, वो हल चलाते रहे, मैं खड़ा रहा बड़ी देर के बाद फिर उन्होंने बैल रोके उन्होंने ऐसी जेब में हाथ डाली, अंदर ज़मींदारों की यहाँ जेब होती थी, और उसमें बड़ी देर तक ऐसे करते रहे। जब मैं देखता रहा, बड़ी देर के बाद वो 50 रुपये उन्होंने निकाल के दिए। उस वक्त भी मुझे समझ आ गई थी, लेकिन अब चूँकि मैं बड़ा हुआ, मुझे ज़्यादा समझ उसकी आई है कि वो वालिद साहब जो 50 रुपये जेब से बड़ी देर के बाद जिन्होंने निकाले, उनके पास 50 रुपये से ज़्यादा पैसे उस वक्त थे नहीं। प्राइमरी स्कूल में, शेखपुर स्कूल में पढ़ा हूँ, उस वक्त वो स्कूल टॉप का स्कूल था अपने इलाके में, जलालपुर जट्टा से लेकर गुजरात तक बच्चे उसमें जाते थे। उसका बड़ा ही इमेज था उस वक्त, बहुत हाई क्लास एजुकेशन थी और थी टाज की, और तू तो टाली की छोटियाँ होती थी गिली जो उस्ताद मारते थे, अब तो मार नहीं प्यारा ना, उस वक्त टाट के ऊपर बैठा के जब बच्चा नहीं कर पड़ता था उसको गिन के उतनी जितनी उसकी गलतियाँ होती थी उतनी उसको छोटियाँ लगाते थे। और वो उस वक्त तो वो मुश्किल लगता था, लेकिन अब वो याद आते हैं वो टीचर जिन्होंने इतनी मशक्क़त, इतनी रियाजत, पता नहीं उनको उस टाइम में पैसे तो इतने ज़्यादा टीचरों को तो कभी भी नहीं मिलते थे पाकिस्तान के अंदर, लेकिन उस वक्त पैसे बरकत वाले भी थे। मैं लकी स्टूडेंट हूँ कि जिसके पास पहली जमात से लेकर 8वीं जमात तक मेरी सारी फ़ीस माफ़ थी। और मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, मुझे ये बताने में कोई आर भी नहीं है, मुझे खुशी होगी कि मेरे बच्चे आने वाले दूसरे सीखे इस बात को कि मेरी वालिदा हेडमास्टर साहब को कह रही थी मैं बच्चे की फ़ीस नहीं दे सकती, तो उन्होंने कहा बहन आपको आने की ज़रूरत नहीं थी, आपने खाली पैगाम भिजवा देना था। तो मोहम्मदीन साहब रौल के वाले मेरे वो उस वक्त हेडमास्टर थे शेखपुर के, जिन्होंने मेरी फ़ीस माफ़ रखी। वहाँ से निकला फिर मुझे बी वाली आया, मैं मिडिल का भी स्कूल टॉप हूँ और स्कॉलरशिप हूँ, मैट्रिक का भी स्कूल टॉप हूँ और स्कॉलरशिप हूँ। पर मैं बी वाली मुझे सूफ़ी शरीफ साहब लेकर आए। सूफ़ी शरीफ साहब मैथ के माने हुए टीचर थे, उनका बोर्ड में लिखी हुई किताब मैथमेटिक्स की 10 साल पढ़ाई जाती रही। वो मेरी फ़ीस जेब से डालते थे, मैट्रिक में आधी जेब से डालते थे और आधी माफ़ कर देते थे, यानी मैट्रिक तक मेरी फ़ीस माफ़ थी। फिर मेरे स्कॉलरशिप में मैं रसूल कॉलेज दाखिल हो गया, वही सूफ़ी शरीफ साहब मुझे बस पे बिठा के ले गए, प्रॉस्पेक्टस वहाँ से लेकर मेरा दाखिला वहाँ पर दिया
खुद दाखिल करा के मुझे बस में बैठा के फिर वापस लेकर आए। सूफ़ी शरीफ साहब ने मेरे साथ बहुत मामलत की, बल्कि वालिद साहब के पास फ़ीस नहीं होती थी तो वालिद साहब कहते थे सूफ़ी साहब से ले लेना फ़ीस। रसूल कॉलेज के लिए भी सूफ़ी शरीफ साहब फ़ीस देते थे। मेरा 45 रुपये स्कॉलरशिप था और 50 रुपये मुझे मांगने पड़ते थे। वो 50 रुपये अक्सर मुश्किल से मिलते थे। मैंने मैट्रिक के बाद जब स्कूल टॉप किया, मेरा स्कॉलरशिप लगा, रसूल मैंने जब पढ़ा, मुझे कोई पता नहीं था मैंने अब क्या करना है। यही था कि कोई नौकरी करूँगा। जब मैं निकला तो यहाँ लोकल गवर्नमेंट में मैंने 250 रुपये महीने की नौकरी की, 175 रुपये माहाना। यहाँ से जब मैं निकला 2-3 महीने के बाद तो फिर मैं कराची सीधा गया। कराची जाते वक्त मेरे पास 100 रुपया, एक खेस और एक सराना था। जब अपने ड्राइंग्स के ऊपर काम करना होता है ना, तो जब आप रात को सोए रहें, सुबह मुँह ना धोएं और काम पे चले जाएं, ड्राइंग का आपको पता नहीं, इन्फॉर्मेशन आपके पास है नहीं, तो आपसे कोई काम की डिस्कशन करें, आप जवाब कोई नहीं देंगे, आपको कुछ कार्य नहीं कर सकेंगे। साइट के ऊपर भी जाने के लिए जब आप नए हैं, नए बंदे की कोई वैल्यू नहीं होती। नए बंदे को एटलीस्ट ड्राइंग्स के ऊपर, स्पेसिफिकेशन के ऊपर, इंफॉर्मेशन के ऊपर रात को काम करना पड़ता है, रात को मैक्सिमम उसके ऊपर इन रहना पड़ता है। सुबह जाकर सारे ऐसे खड़ा हो जाते हैं, जब आपको पूछे ना तो पटाख जब बताता है तो उसकी रिस्पेक्ट होती है। किसी भी जगह आप चले जाएँ, किसी की जब आप जगह कोई प्रोफेशनल चला जाए, उसके पास इन्फॉर्मेशन है तो लोग उसकी बात सुनेंगे, उसके पास इन्फॉर्मेशन नहीं तो उसकी बंदा कोई बात नहीं सुनेगा। उसकी वैल्यू नॉलेज की है। जहाँ पर नया आदमी, उसके अंदर क्वालिटी का पोटेंशियल नहीं होता है, नॉलेज का पोटेंशियल नहीं होता, प्रैक्टिकल नॉलेज का, लेकिन उस वक्त उसके अंदर सख्त होनी चाहिए कि उसको नया काम सीखने के लिए ना इतना मजबूत हो कि ज़बरदस्ती काम में रहे। मेहनत हर चीज़ को मना लेती है। जब वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेहनत करता है ना तो लोग उसको मान लेते हैं। फिर फील्ड में काम करते करते मुझे एक बड़ा अच्छा उस्ताद मिला, उसका नाम था कर्नल फारूकी। ज़िंदगी में ऐसा उस्ताद मैंने देखा भी नहीं है, इतनी बारीकी। कर्नल इखलाक अहमद फारूकी। साल उसने मुझे ट्रेनिंग दी, साल में मसनूई काम दे देकर ना, जब मैं फारग देखता था मुझे ज़बरदस्ती काम दे देता। मैं फारग बैठ देखता था ऐसे गैर मुतल्लका काम दे मुझसे काम करवाता रहता था। लेकिन साल पूरा उसने ना मत्थे पे वाट डाल के रखा। साल के बाद हल्का सा मुस्कुराया और मुझे बुलाया। गोंदा साहब बैठे, कहता है गोंदा साहब, ज़िंदगी में आपको ये साल याद रहेगा। मैंने आपकी 1 साल ट्रेनिंग की है। मेरा तल्लक कोर ऑफ इंजीनियर्स के प्रोफेशनल सिविल इंजीनियरिंग के शोबे की ट्रेनिंग से था, और मैंने जैसे अपने शागिर्द पहले तैयार किए, एक आपको भी मैंने तैयार किया है। पीसाक 5 था, ये ताइफ में एयर बेस के अंदर, जंगी जहाज़ों के अड्डे के अंदर 28 बिल्डिंग हम बना रहे थे। अमेरिकन के साथ कोलैबोरेशन था, नेशनल कंस्ट्रक्शन कंपनी का। वहाँ एक मुझे मिल गया अमेरिकन न्यू जर्सी का, चार्ली उसका नाम था, वो भी मेरा उस्ताद था। कर्नल फारूकी और चार्ली 2 मेरे उस्ताद थे, जो वो सूफ़ी शरीफ साहब पहले पढ़ाने वालों में ये मेरे ज़िंदगी के ऊपर छाप रखते हैं, इंप्रेशन रखते हैं कि इन्होंने मुझे पढ़ाया हुआ है, उन्होंने मुझे काम सिखाया हुआ है। जब सऊदी अरब से वापस आया मेरे पास सवा लाख रुपया था। कुछ पैसे तो ना तजर्बाकारी की नज़र हो गए, मैंने कुछ प्लाट लिए, वो जाली निकल आए। उसके बाद 2 प्लाट मैंने लिए 14-20 शादमान में, वो सही थे। वो मेरे पास कुछ 40,000 रुपये का सरमाया बच गया। 23,600 रुपये की सुजुकी मैंने ली। वो चलाते हुए वो मेरे पास वो सारी वो वर्दी, अमेरिकन जीन और क्रांति की शर्ट और काली ऐनक को अपना रेबैन की और कंगी पट्टी और अमेरिकन बूट, बड़ा मेरा उस वक्त शौक़ होता था जवानी का काम करने का। तो ढूंढता था मैं, 10,000 रुपये का पेट्रोल मैंने जलाया, 10 रुपये गैलन पेट्रोल मिलता था। पूरे मैं 6 महीने घूमता रहा, मुझे किसी ने काम नहीं दिया। वो मुझे देखते थे कि कम उम्र बचा है, तो काम मैंने क्या लेने होते थे, ऐसे चिनाई प्लास्टर का काम या सरिया बांधने का काम या चूना करने का काम, जो भी मैं मांगता था ना, नहीं कोई काम नहीं। वो समझे ये ठेकेदारी नहीं है। लेकिन जब मुझे फिर काम मिला, मुझे शाइन बिल्डर वालों ने काम दिया, उसके साथ बाय दी वे मुझे लेबरेट का काम आज सरदार साहब ने लेके दे दिया। एक दिन पूछते हैं, मैं रोज़ गुजरता था, लस्सी उनसे पीता था, वो सरिया काटते थे, लस्सी की 2 बाल्टियाँ रखी होती। कहते हैं अब पुत्र के काम को मुकारना है, कौन जी पौधा रहना है। मैं कहा बुजुर्गों काम ढूंढता हूँ, मुझे काम देता कोई नहीं। कहते सुले आज मैं तेन काम ला दियाँगा। सुले में मुझे वो मारी पर ले गए। वहाँ पर बिशारत साहब होते थे STO उनके शाइन बिल्डर वालों के, उन्होंने मुझे काम कंक्रीट का दे दिया। वहाँ से मैंने कामयाबी की। उसके बाद मैं स्टील मिल के अंदर फिर दोबारा गया, वहाँ पे काफ़ी बिल्डिंगें बनाई। उसके बाद मैं वहाँ से उठा व्याड़ी बोलपुर आरफला मियाँ चनूचांग, फिर शाइन के साथ वापस आके फिर मैंने काम किया। फिर मैंने कराची में अपनी ज़ाती शटरिंग बनाई। शटरिंग अपनी
मिक्सर मशीनें अपनी, लिफ्टें अपनी, लेबर अपनी, फिर मैं लोगों के काम लेता था, पूरे पूरे करके देता था, फिर भी लेबर रेट पे लेता था। और जिस ज़माने में शटरिंग लोग 1 रुपया 20 पैसे फुट लगाते थे, उस ज़माने में मेरी शटरिंग लोहे की होती थी, मैं 4 रुपये फुट लेता था। ठेकेदारी में सबसे ज़्यादा मुश्किल ये थी कि लोग मुकाबले पे रेट दे के काम देते थे, फिर लोग पैसे लगवा लेते थे, बिल नहीं देते थे, रुला के फिर मारते थे, मिक्सरें रोक लेते थे, शटरिंगें रोक लेते थे, लिफ्टें रोक लेते थे, बिल रोक लेते थे, टेंस करते थे बड़ा ज़्यादा। वो एक ठेकेदारी का कल्चर है। उससे उनाइड होकर मैंने आखिरकार प्री कास्ट कंक्रीट पे काम करने का सोचा कि इसमें मेरा ये काम होगा कि मैं चीज़ बनाऊंगा, लोग मेरे पास आएंगे, पैसे दे के ले जाएंगे, मुझे किसी के पास नहीं जाना पड़ेगा। 82 में मैंने कराची ठेकेदारी के साथ साथ पैरेलल प्री कास्ट कंक्रीट का काम शुरू कर दिया, बड़े छोटे से लेवल पे। सिर्फ 3 फर्में मैं मोटरसाइकिल पे एक करके रख के लाया था बनाकर, वो शटरिंग प्लेटों के ऊपर डब्बे लगा के मैं लेके आया था बना के। 82 तक मैं माशाल्लाह प्री कास्ट कंक्रीट में कराची अच्छा स्टैब्लिश हो गया था। तो मेरा दिल इतना मानता था कि मैं कराची गुजरात जाके काम कर सकूंगा। मेरे पास उस वक्त 10-12 लाख रुपए थे टोटल जमा किए हुए, उससे ज़्यादा पैसे नहीं थे। गुजरात में जगह नहीं थी मेरे पास। गुजरात में फिर मुझे भाईजान ने फिर जगह ये ख़रीद कर दी जिसमें हम बैठे हुए हैं। 1989 में जब अल्ताफ़ हुसैन का गदर कराची में शुरू हुआ तो रोज़ बंदे कत्ल हो रहे थे। हमने सोचा कि चलो यहाँ मरने से बेहतर है कि अपने इलाके में जाकर सुकून से काम करते हैं। वो इलाका भी बड़ा खुशहाल और खूबसूरत है, पॉल्यूशन फ्री है। यहाँ मैं आके बैठा तो ये जो रोड जिससे गुजरती मेरे साथ से, ये पहले टूटी हुई रोड थी, इसमें इतने 2-2, 4-4 इंच के वो खट्टे बड़े हुए थे, उसमें से गाड़ियाँ भी नहीं, बहुत कम आराम से रुक के चलती थी। तो मैंने ये सेकड़ में फैक्ट्री लगानी शुरू की। एक मोटरसाइकिल भाईजान ने मुझे कराची से CD70 लेकर दिया था, वही मैं लेकर यहाँ पहुँचा पहली दफ़ा, 23,000 रुपये का, मेरा अपना नहीं था। फिर 89 में जब हमने ये काम शुरू किया कोई हाल नहीं था, मेरे पास ट्रैक्टर नहीं था। बेनोई ने मुझे ट्रैक्टर निकाल के दे दिया, लद्दा हदल यकूब साहब ने, उनको मैंने 2.5 साल में पैसे दिए। ट्राली नहीं थी मेरे पास। हमारे गांव का एक गोंदल हमारा फैमिली का बंदा है, उसने मुझे यहाँ पर आके देखा, ट्रैक्टर बड़ा सोना खलोते है जी। मैं कहा यार ट्राली को नहीं। उन्होंने कहा आजा पैसे आगे ला, कितने लाभ दी? मैं कहा 30,000 दी। उन्हें जाकर मैंने पिंडों पैसे देते 30,000 रुपये। मैं समय वाले अफसल चेयरमैन से मैंने ट्राली खरीदी, अब भी नई खड़ी हुई फैक्ट्री के अंदर। वो मेरा ट्रैक्टर ट्राली बन गया, उसी से हम मिट्टी डालते थे, उसी से को माल बना हुआ बेचते थे। फिर रोड उन्होंने बनानी शुरू कर दी। 3-4 महीने फिर रोड बंद थी। फिर 3-4 महीने अंदर बैठ के हम कोसते रहे कि भाई कैसे माल बाहर निकाल के बेचें। पता ही नहीं था कि ये काम चलेगा कि नहीं चलेगा। फिर आहिस्ता 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 अल्लाह ने बरकत की, आज और कल और परसों और रोड बन गई। फिर रोड के ऊपर हम आ गए, सेल्फ एडवर्टाइजिंग लोकेशन पे आ गए, यानी नेशनल ट्रैक, मेन ट्रैक जो उसके ऊपर हम बैठ गए। फिर हम यही समझते हैं कि भाई यहाँ पर छोटा शहर है, यहाँ काम नहीं होगा। यहाँ मुश्किलात मुझे क्या आई? सबसे पहले यहाँ की गिरदोनवा की सोसाइटी थी वो फेवरिंग नहीं थी, इन्वायरमेंट फेवरिंग नहीं थी। उसके बाद हमारे गुजरात में उस ज़माने में मफरूरों का कल्चर बहुत ज़्यादा था। चारों तरफ दीवार नहीं थी, पाजी सलाम अलैकुम, वो उसको भी अच्छे तरीके से डील किया। फिर अल्लाह के फजल से वो टाइम भी मेरा बड़ा अच्छा गुजर गया। किसी मफरूर को पत्ता नहीं दिया, किसी मफरूर की सक्सेस नहीं हुई। रिस्पेक्टेबल तरीके से गैर महफूज टाइम में अल्लाह ताला ने हमें महफूज रखा। उस टाइम में मेरा भतीजा अगवा भी हुआ, अगवा बर ताबान, और उसमें भी बड़ी मुश्किल से हमने उस मरले से अपने आप को निकाला। बहुत मुश्किल, 14-15 दिन रहा शबाज। उसके बाद एक फाइनेंस नहीं है, एक इल्म नहीं है काम करने का, मेरे लिए नया काम था। एक एनवायरनमेंट में सारे अनपढ़ लोग हैं, एक जो साहिब इक़्तिदार, साहिब इख्तियार लोग हैं, उनके पास से जो या सपोर्ट मिलती है वो मफरूरों की मिलती है। ऐसे कल्चर में रहना पड़ता है। मुश्किलात थी, महकमाना भी थी और साहिब तौफीक लोगों से भी थी, लेकिन वो सारी अल्लाह के फजल से मैं समझता हूँ इंडिविजुअल ग्रोथ पाकिस्तान में पॉसिबल है। कोई भी बंदा तरक्की करना चाहे पाकिस्तान उसको बहुत फेवर देता है। इसकी मिट्टी बड़ी हाई पोटेंशियल वाली है, इसकी इन्वायरमेंट जैसी भी है, इसके बावजूद बड़ी हाई पोटेंशियल वाली है। स्पोर्ट्स के हवाले से मैं 8वीं जमात में खाड़े में गया हूँ शेखपुर। बाबा नवाब बस्ती मेरे उस्ताद थे, 2 साल वहाँ खाड़े में रहा। कीम शफ़ी वहाँ पहलवान थे उस्ताद मेरे। उसके बाद मैं इस काबिल हो गया था कि उन्होंने खुद मुझे बाबा नवाब ने शहर ले आके गुल्ला पहलवान के खाड़े में छोड़ा। जाजे पीर का खाड़ा था वो, यूनुस नूरपुरिया और पोला पहलवान, बड़े अच्छे उस ज़माने के पहलवान थे जिनके साथ हम दौर करते रहे। तो वहाँ से निकले तो फिर रोज़ी के चक्कर में कभी किधर किसी शहर, कभी किसी शहर, कभी किसी शहर, ख्वार होते होते हुए आखिर पे मैं
कराची पहुंच गया जहाँ पर लांडी लेबर स्कोर पे मेरी रिहाइश थी और बैंस कॉलोनी चिड़ी का खड़ा और इस्लाम का खड़ा था। उनके साथ मैंने 7 साल दौर किया। उसमें मैं सिंध का गोल्ड हूँ रेसलिंग का, पाकिस्तान का रेसलिंग का गोल्ड हूँ और भारी पत्थरों को उठाने का मैं पूरे पाकिस्तान का चैम्पियन हूँ। पत्थर उठाने में मैं जी शुरू हुआ था 140 kg से, जो मेरे तायाजान का पत्थर था, जो 28 साल बाद मैं जीत कर लाया था। 28 साल पहले अनवर दादू वाले मेरा चाचा जो उठा के ले गया था, वो कहता था जब उठाओगे तब मैं दूंगा, और हमारे घरों में हमारे डेरों पर बार बार उसका जिक्र होता था। और मुझे यकीन करें, जब मैंने बड़े से बड़ा भी पत्थर उठाया मुझे वो इज्जत नहीं मिली। जब मैंने वो पत्थर 140 kg वाला उठाया तो मुझे इलाके में लोग पहचानने लगे। तो हाईएस्ट कितना उठाया? हाईएस्ट मैंने 205 kg उठाया, प्राइड ऑफ पाकिस्तान, फ़ख्र पाकिस्तान हमने उसका नाम रखा हुआ है। और एक और चैम्पियनशिप मेरे हिस्से में आई कि मैं भूख से लड़ने का चैम्पियन हूँ, और मैंने लड़ा है। भूख से लड़के मैंने फ़तह की है, पहलवानों से लड़के फ़तह की है, पत्थरों से लड़के फ़तह की है, सियासतदानों से लड़के भी मैंने फ़तह किया। मैं मुतमिन हूँ अपने आप के ऊपर कि मैंने कभी राइट काज के लिए काम किया, रंग काज के लिए काम ही नहीं किया। किसी नेगेटिविटी को प्रमोट करने के लिए मैंने कभी कंधा नहीं दिया, और मैं जिस काज के लिए जस्टिफाई कर सकता हूँ मैं उसके साथ खड़ा होता हूँ, जिसको जस्टिफाई नहीं कर सकता उसके साथ खड़ा नहीं होता। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हूँ, मैं खान के साथ हूँ, लेकिन खान भी कोई गलत काम करता है तो मैं उसको सही नहीं समझता, सही करता तो मैं उसको सही समझता हूँ। हमारा काम है इस मुल्क के लिए काम करना। क्रेडिबल लीडर अगर मिला है तो उसके साथ हम क्यों हैं? इसलिए कि जरदारी और नवाज शरीफ उस मैयार पे पूरे नहीं होता था जिस मैयार पे वो पूरा होता था। अगर अल्लाह करे उसके साथ भी टीम अच्छी उसको मिल जाए। इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर बड़े बुरे हालात हैं, मिल के अपोजिशन भी मिले, हुकूमत भी मिले, सारे मिल के इस मुल्क के लिए इस बुरहान से इसको वो खुदा के वास्ते एक दफ़ा निकाल जाएँ। गुरबत की लकीर से नीचे बसने वाले बहुत सारे लोग हैं, वसाइल भी मुल्क के बहुत हैं, उनको कौन खा गया, कौन उठा के ले गया, कौन चट कर गया, ये सारी कहानी सोचें, इसके ऊपर लम्हा फिक्री है।